हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर जो सीरीज कर रहे हैं दैट इज द क्वेश्चन सीरीज ऑन पॉलिटी। तो जो भी चैप्टर हमने पॉलिटी का पहले डिटेल में पढ़ रखा है या जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पहले जाके पढ़ लें। उसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो यू कैन कम अप एंड वॉच दिस वीडियो। तो इधर हम चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को हम लेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी साउंड हो सके। तो दो लेक्चर हम इसमें भी ला चुके हैं, सीरीज में ला चुके हैं। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर और आज का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है तो पहले जाके आप वीडियो देखें, लेक्चर देखें, पढ़ाई करें, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हाँ, इस सीरीज में भी मैं कुछ ब्रीफिंग दूंगा आपको, तो आज के लेक्चर में भी मैं आपको कुछ ब्रीफिंग दूंगा, फिर अपन क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बट फिर भी वो ब्रीफिंग ही होगी, उसमें छोटा सा ही क्रक्स होगा। मेन पार्ट जो भी होगा वो आपके चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो वहां जाके थोड़ी सी मेहनत करके फिर इधर लौट आइए। क्लियर है? सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड है, जिसको बनाने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। तो आखिर हमने उसके अंदर क्या क्या डाला है या क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसको आज जानेंगे और कुछ स्पेसिफिक नोटेबल फीचर्स हैं उनको हम जॉट डाउन करेंगे। क्लियर है बात? तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला ही फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो बेसिक फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और रिटन में भी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है हमारे भारत देश का, जहां पे पहले ही सब कुछ स्पेसिफाइड है किस तरीके से हमारी स्टेट मशीनरी काम करेगी, किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल मशीनरी काम करेगी। ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। हमारे सिटीजन्स को क्या अधिकार है, हमारे सिटीजन से क्या एक्सपेक्टेड है, एवरीथिंग इज लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब 1950 में इसको इनेक्ट किया गया था या इन्फोर्स किया गया था, सो इट स्टार्टेड विथ 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि शुरू में कितने आर्टिकल्स थे या शुरू में कितने पार्ट्स थे, तो शुरू में जो चालू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन या जब फ्रेम हुआ था, तो इट कंटेन 395 आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दी 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सपोर्टेड बाय 8 शेड्यूल्स। ठीक है, बट राइट नाउ अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे, सो द पार्ट्स हैज इंक्रीज टू 25, 12 have schedules have increased to 12 and the article are now 470 plus articles in our constitution। तो ये जो 70-75 सालों में जो हमने मेहनत करी है, तो इसमें हमने ये बढ़ोतरी करी है कि हमने पार्ट्स तो कर दिए 22 की जगह 25। ठीक है, तो 22 में हमने 4 पार्ट ऐड करे तो हुए 26 और उसमें से एक पार्ट फिर हमने रिपील कर दिया। ये आपको कौन सा पार्ट होता है आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अब एग्जिस्टिंग कितने पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पे? 25 पार्ट्स हैं। देन आपके शेड्यूल जो पहले 8 हुआ करते थे वो बढ़ के अब 12 शेड्यूल हो गए हैं और आर्टिकल भी बढ़ के आपके 395 के 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। क्लियर है? सेकेंड फीचर, वी हैव अडॉप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसा आपको पता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इट इज अ कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट। उसको कई जगह से हमने कॉपी करके हमने इकट्ठा करके वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। क्लियर है? तो ऑल इन ऑल ऐसा ही होता है, हर दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके ही बनता है, क्योंकि ऐसा है नहीं ना घर पे बैठ के कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि उसको आदत है कैसी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। सो इट इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। लेकिन जब हमने अलग अलग देशों की स्टडी करी, अलग अलग देशों के स्ट्रक्चर की स्टडी करी, तो हमने हमारे देश के लिए, और ब्रिटिशर्स क्योंकि हमारे मेन हमारे ऊपर राज करते थे उस टाइम, तो हमने उन्हीं के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो उनका स्ट्रक्चर है उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया और उसे हमने बोल दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसा पता है हमारे देश में क्या गवर्नमेंट फॉलो होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, न कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। प्रेसिडेंशियल
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो नहीं होती, जो कि यूएसए में होती है, जो कि यूएसए में फॉलो की जाती है। लेकिन हमने क्या करा, हमने अडॉप्ट करा, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है दैट इज सिचुएटेड इन वेस्टमिंस्टर, तो इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसका एक मेन सबसे बड़ा की पॉइंट है कि इन एवरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो ये जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार पॉलिटी से उसका अपना आमना सामना हो रहा है, तो ये लाइन उसके कुछ समझ में नहीं आएगी और ऊपर से जाएगी। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ बने हुए हैं या जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी हुई है, मेरे अलावा भी पढ़ी हुई है, तो एटलीस्ट दीज पीपल मस्ट बी नोइंग कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का की फीचर ये है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या है, नहीं आता तो पहले वीडियो देखे, इसको समझाने बैठूंगा तो अपने आप एक क्लास इसी के ऊपर हो जाएगी। क्लियर है? देन इट हैज मेजॉरिटी पार्टी रूल। क्या होता है भाई, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर मेजॉरिटी पार्टी रूल, लेड बाय पीएम एंड सीएम। तो जो भी गवर्नमेंट है उसके रियल हेड कौन होते हैं, उसके रियल हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जब हम सेंटर में बात करेंगे, और जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हमारे कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के साथ हमारे यहाँ पे रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों होते हैं। क्या होते हैं, रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों होते हैं। रियल हेड जो हमारा पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, और जो नॉमिनल हेड है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट है। तो वो हमारे नॉमिनल हेड है और हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा रियल हेड है। तो दोनों ही हेड मौजूद होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम ब्रिटेन की भी बात करेंगे तो वहां पे इट हैज प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो नॉमिनल हेड है या उनका जो रियल हेड नहीं है वो कौन है, वो है वहां का मोनार्क, वो वहां का मोनार्क है, वहां का एम्परर है। क्लियर है? तो यू हैव रियल हेड जो कि मेन काम करता है, सरकार चलाता है, देश की पॉलिसीज को गवर्न करता है, और एक होता है नॉमिनल हेड जो बाप बन के साइड में बैठा है या उसके साइन होंगे जब भी कोई भी चीज फॉर्मलाइज होगी। क्लियर है बात? बट द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्लियर है बात? ओके, सो दिस वॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फीचर, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई भी फेरबदलाव करना है, हमें कोई भी फेरबदल करना है, कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो क्या इट इज ईजी टू ब्रिंग अबाउट दी चेंजेस और इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन दी चेंजेस। क्या डिफिकल्ट है या ईजी है? तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। उसमें कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल भी है और कुछ पार्ट रिजिड भी है। क्लियर है? तो कोई ऐसे अमेंडमेंट है या कोई ऐसे चेंजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत ही इजीली हो जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो वेरी रिजिड है, जो स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की मंजूरी भी चाहिए। उसमें हर स्टेट मंजूर करेगी जब ही जाके वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इतना रिजिड नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इजीली हो जाएंगी, और जो हार्ड भी है उनका भी एक प्रोसेस लेट डाउन कर रखा है। क्लियर है? तो इट इज समवॉट रिजिड। इसी तरह हम ये भी नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब मन करा जब उठा के हमने बदल दिया, सुबह उठे नया पुराना मिटाया नया लिख दिया, ये भी अलाउड नहीं है। तो परफेक्ट ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का। क्लियर है बात? फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। इंपॉर्टेंट तो सभी है बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो जुडिशरी है वहां पे ये पिरामिड सिस्टम फॉलो होता है। वी हैव लोअर कोर्ट्स एट द बॉटम, वी हैव हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एट द टॉप, एंड सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स कोर्ट और द टॉप मोस्ट कोर्ट। क्लियर है? तो पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो सबसे ऊपर होगा। क्लियर है बात? उसके बाद हर स्टेट का हाई कोर्ट्स होंगे, हर स्टेट के पास या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट के पास हाई कोर्ट्स होंगे। क्लियर है? और उसके बाद लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो हमारी लोअर कोर्ट कैटेगरी में आएगी।
लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये यहां से यहां तक कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। क्या है? इंटीग्रेटेड है। मतलब जितने भी कोर्ट हैं वो सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ दोनों पे कानून रिव्यू कर सकते हैं और उन पे उनके अनुसार एक्शन लिया जा सकता है। क्लियर है बात? वहीं पे यूएसए में अगर बात करेंगे तो जो फेडरल कोर्ट है वो सेंट्रल मैटर पे डिसीजंस लेगा और स्टेट कोर्ट जो होंगे वो स्टेट मैटर्स पे डिसीजन लेंगे। तो वहां पे इंटीग्रेशन नहीं है, यहां पे इंटीग्रेटेड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरी कोर्ट इज कनेक्टेड टू वन अनदर। क्लियर है? अपील की भी अगर हम बात करेंगे, कोई केस यहां से खारिज हो गया या जो बंदा है या जो भी जिसके ऊपर केस है या जो भी प्रॉब्लम है, इशू है जिसके पास, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो ही कैन अपील एंड गो टू दी हायर कोर्ट्स। वो हाई कोर्ट जा सकता है, फिर उसके बाद वो अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट, तो ये हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट है हमारे देश का। हाई इससे ऊपर अपील नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो आप ऐसा मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भगवान के पास जस्ट नीचे है। क्लियर है? फिर आता है हमारा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, इसको हम गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं या गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है? गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि जो भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो कौन गारंटी देगा? हमारे को दी हुई है, किताब में दी हुई है, लेकिन वो जब तक गारंटी नहीं होगी उसकी वैल्यू क्या है? तो वो गारंटी कौन देता है? वो गारंटी देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे को कभी भी ऐसा, फॉर दैट मैटर, हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाता है तो हम डायरेक्टली किसके दरवाजे खटका सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटका सकते हैं कि सर दीज फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, बट मेरे को ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे या आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज देम। कोई भी मेरे को बीच में अगर डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी चुनौती आ रही है, तो आई कैन डायरेक्टली चैलेंज देम इन दी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो इट इज द हाइएस्ट अपेलेट कोर्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जो अपील है वो कहां तक पहुंच सकती है? वो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट तक पहुंच सकती है। ठीक है? ओके, इंटीग्रेटेड हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। पहले फंडामेंटल राइट ले लेते हैं। फिफ्थ, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रोमन में लिखना तो अपन इसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पे मौजूद है फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट मौजूद है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 12 टू 35। ये गारंटीड राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? गारंटीड राइट्स हैं। मतलब आपको स्टेट मशीनरी ने पहले बोल दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया है कि ये चीज हमारे को फॉलो करनी है। जब भी स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाएगी, स्टेट मशीनरी या पॉलिटिकल मशीनरी अपनी पॉलिसीज और लॉज बनाएगी, तो उन्हें फंडामेंटल राइट दिमाग में रखते हुए काम करना है। और कहीं पे भी अगर फंडामेंटल राइट का एब्रोगेशन हो रहा है या वायोलेशन हो रहा है तो सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडीज। तो ये गारंटीड राइट्स हैं। क्लियर है? और इससे अचीव क्या होता है? इससे अचीव होता है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन देता है हमारे को? फंडामेंटल राइट। ये वर्ड याद रखना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज गारंटीड बाय दी फंडामेंटल राइट। क्लियर है बात? अभी डीपीएसपी में इसका जिक्र वापस करेंगे एक बार। ठीक है? सो इट इज जस्टिसिएबल, गारंटीड एंड एनफोर्सिएबल। ये आपको समझ में आ गया क्योंकि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। फिर आता है हमारा डीपीएसपी। अब डीपीएसपी आर मेंशन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या डिटेल में सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि इसमें अपन डिटेल में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको वापस रिवाइज करने का काम कर रहे हैं, वापस आपकी यादें ताज़ा करने का काम कर रहे हैं। डिटेल में क्या होते हैं डीपीएसपी, कब होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, किस तरीके से कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, किस तरीके से इनका वायोलेशन हो सकता है, किस तरीके से इसकी रेमेडी सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल करता है, कौन कौन सी रिट्स इशू कर सकता है, ये सब हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ याददाश्त को ताज़ा कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। एक ट्रिगर होता है ना, जैसे हमारे को अगर कोई भी चीज़ दिख जाती है तो हमारे को पुरानी बातें याद आने लग जाती है। क्लियर है? तो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रिगर का काम कर रहे हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको थोड़ा थोड़ा वापस सब कुछ याद आने लग जाए। क्लियर है? सो जस्टिसिएबल नहीं होते हैं डीपीएसपी। क्या होते हैं? डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। ठीक है?
दीज आर मेयर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट, ठीक है। मॉरल प्रिंसिपल आप इनको बोल दें, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये स्टेट के ऊपर है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐसा एक पार्ट रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेन पर्पस था टू बी दी वेलफेयर स्टेट, टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट। हम ऐसी कुछ पॉलिसियां, ऐसे कोई रूल्स बनाएं या लॉज बनाएं, जब भी बनाएं तो हमें ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी दे रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या इकोनॉमिक राइट्स को अचीव कराने के लिए हम लॉज बना रहे हैं, राइट्स बना रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डीपीएसपी। नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी दीज आर दी मेयर डायरेक्शंस। कोई भी जस्टिसेबल नहीं है, गारंटीड नहीं है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट ऐसा बोला गया है कि सरकार को या स्टेट मशीनरी को ये मुद्दे ध्यान में रखने हैं, डीपीएसपी ध्यान रखने हैं वाइल फ्रेमिंग दी पॉलिसी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर स्टेट, सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है ना। तो ये है हमारा डीपीएसपी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। डीपीएस फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन दी पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 4A है तो आपको समझ में आ रहा है, इट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये लेटर ऑन व्हाइल इट वाज इन द इवोल्यूशन प्रोसेस और व्हाइल द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, उस प्रोसेस में फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में इनकलकेट किया गया। अगेन दीज आर नॉट मैंडेटरी बट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द सिटीजन, एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द सिटीजन है, और इसे इंसर्ट किया इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐड हुआ एट द टाइम ऑफ 1976 बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी, इंदिरा गांधी जी मैडम की सरकार थी तब उन्होंने देश में काफी उथल पुथल मचाई थी। 1975 में इमरजेंसी लगी थी और उस 75 इमरजेंसी में एक्सपेक्ट किया गया कि सिटीजन्स को ये ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए रादर देन ओनली एंजॉयिंग दी फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ पार्ट हमारा भी है, मतलब सिटीजन को से भी एक्सपेक्टेड है कि वो अपने देश या अपनी स्टेट मशीनरी के लिए कुछ करें या इस तरीके से बिहेव करें, ऑब्लिगेशंस फॉलो करें जिस तरीके से स्टेट उनको फंडामेंटल राइट्स देती है और डीपीएसपी एज एन ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट करी गई आफ्टर द इमरजेंसी 1975 इन 1976 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर है क्या है फंडामेंटल ड्यूटी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी चैप्टर, ठीक है। ओके, और कुछ फीचर हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के। सो वी आर अ सेक्युलर स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमारे को कि हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। तो व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो सेक्युलर हैज टू मीनिंग्स रादर, जो अगर हम नेगेटिव कैनोटेशन देखेंगे इसका सेक्युलर का, तो सेक्युलर मीन्स डाइवोर्स फ्रॉम द रिलीजन, कि हमारी जो स्टेट है, जो हमारा पॉलिटिक्स है, जो हमारी स्टेट मशीनरी है, दैट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम हमारी रिलीजन। रिलीजन का कोई लेन देन नहीं है कि धर्म और राज और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग भाई हैं, ठीक है। एक तो राज करना, एक जो हमारा राज धर्म, जो हमारा जिसमें हमारे को राजनीति करते हैं जो हम, वो पूरी तरीके से अलग है। एंड देन आपका धर्म, रिलीजन इज टोटली डिफरेंट। ये काम पुराने जमाने में आप क्रिश्चियंस या अगर अपन बाहर देखेंगे, पहले के जमाने में जब हमारे पुराने हिस्ट्री अगर हम उठा के देखेंगे तो देश और दुनिया की राज और धर्म एक साथ होता था, इसलिए उसको राज धर्म बोलते थे। क्लियर है? तब आपको क्या होता था? तब आपका जो धर्म के लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, वो ही देश की सोसाइटी, देश को चलाते थे या सोसाइटी को गवर्न करते थे। तो जो रूलिंग थी या जो पॉलिटिक्स थी, दैट वॉज टोटली एसोसिएटेड विद द रिलीजन। लेकिन जैसा आपको पता है कि रिलीजन की वजह से कई सारी समस्याएं आई, हमारे एथिक्स बीच में आ जाते हैं, लॉजिक बीच में आ जाता है, तो हमें कई बार धर्म से डिविएट होना पड़ता है। और धर्म से डिविएट होने के चक्कर में एक सेक्युलर चीज बनी जिसको बोला गया कि जो आपका राज है, जो आपकी गवर्नेंस है, दैट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। तो रिलीजन को बिल्कुल अलग कर दो। सो सेपरेशन या डाइवोर्स फ्रॉम द रिलीजन इज कॉल्ड एज सेक्युलर। क्लियर बात? लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे भारत देश में भी हम एक सेक्युलर कंट्री हैं,
लेकिन हमारा धर्म से तलाक नहीं है, डाइवोर्स नहीं है। हम सारे धर्म की इज्जत करते हैं, सर्वधर्म संभव है और सारे धर्म को हम सपोर्ट इक्वली करते हैं। तो वी हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म। हालांकि मेरी नजर में ये काफी प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि हम धर्म को इतना प्रचार प्रमोश करते हैं, इस वजह से हमारी कंट्री में इतना डिवीजन है, इतने सारे डिवीजन है। बट एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया में डिवीजन है, बट हमारे यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि एवरीबडी इज गिवन द राइट टू प्रोपोगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। और खुले में आप जैसे आपको फॉलो करना है वैसे आप हमारे देश में फॉलो कर सकते हो। सरकार की नजर में सारे धर्म बराबर हैं, और अगर किसी भी धर्म को सरकार प्रमोट या सपोर्ट कर रही है तो वो इक्वली सारे धर्म को सपोर्ट करेगी। क्लियर है बात? सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। वी हैव अ पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, वेयर सेक्युलरिज्म वाज ओरिजिनली अ नेगेटिव कॉनोटेशन। नेगेटिव हुआ करता था कि धर्म को अलग कर दो हमारे गवर्नेंस से। क्लियर है? फिर आता है हमारा एक और फीचर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो लोग इलेक्ट करेंगे तो हर कोई जो 18 साल की उम्र हासिल कर लेगा वो वोट कर सकता है और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकता है। क्लियर है बात? सपोर्ट कर सकता है। देन वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। तो अगर कोई भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, तो उसको सेपरेटली हर स्टेट की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है। वो राजस्थान में भी रह सकता है, वो महाराष्ट्र में भी रह सकता है, वो मध्य प्रदेश में भी रह सकता है, जहां पे भी रह सकता है। उस पर्टिकुलर स्टेट, जिले, सिटी, किसी की उसको सिटीजनशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। वेयर एज अगर यूएस की अगर हम बात करेंगे तो यूएस में क्या है, यू नीड टू टेक डुअल सिटीजनशिप, वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ होल, और एक पर्टिकुलर स्टेट की। तो अगर आप किसी भी स्टेट में हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वहां की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो वहां पे फॉलो होता है डुअल सिटीजनशिप और हमारे यहां पे होता है सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर बात? देन वी हैव 3 tier गवर्नमेंट, अनदर एक्सक्लूसिव फीचर। 3 tier गवर्नमेंट, तो हमारे यहां पे वी हैव अ गवर्नमेंट एट द टॉप, वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट टॉप पे, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर हमारे अब रिसेंटली आफ्टर दी वेरियस अमेंडमेंट हमने लोकल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिए। चलती हमारे सालों से आ रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल रिकॉग्निशन इनको मिल गया है। सो वी हैव पंचायती राज, वी हैव म्युनिसिपल सिस्टम इन सिटीज। तो ये लोकल लेवल पे गवर्नेंस इजी हो गई, ताकि एक सिटीजन डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकता है विद द पॉलिसी फ्रेमर्स। तो उसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर सकते हो उनसे डायरेक्टली। आप प्रधानमंत्री के लेवल पे बात नहीं कर सकते, आप सीएम के लेवल पे बात नहीं कर सकते, बट आप आपके मेयर, पार्षद के लेवल पे आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसलिए हमने 3 tier सिस्टम बनाया है, 3rd tier, ताकि जो भी पॉलिसीज एट द टॉप बन रही हैं, दीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड टिल द बॉटम इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। क्लियर है बात? सो दिस इज 3 tier गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ स्पेशल फीचर्स हमारी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी देश की स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आई होप आपको सब समझ में आ गया। पहले सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं कि भैया कोई परेशानी आई इसको समझने में, पर फिर भी ब्रीफिंग हो गई तब वापस सारा ताजा होगा, और हम कुछ क्वेश्चंस बिना किताब उठाए भी बता सकते हैं। क्लियर है? और जिनकी प्रिपरेशन है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो वैसे समय लगेगा नहीं। ठीक है। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबसे ज्यादा प्रेरणा, इन्फ्लुएंस कहां से मिला है ये हमें बताना है, या कहां से हमने उसको उठाया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारा देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने इसे कई जगह से कॉपी करा है, कई जगह से हमने फैक्ट्स उठाए हैं, डिटेल्स उठाई हैं, एंड वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, थोड़ा सा फेरबदल मॉडिफाई करके वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक, पहली बात तो यहाँ पे कंट्री तो कोई आई नहीं थी, तो आपका क्वेश्चन और इजी हो गया। हाँ, इसमें लिखा होता है कि यूएस से इंस्पायर्ड है, ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती थी कि भैया हम किसको बोलेंगे कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये ब्रिटिश टाइम में जो एक्ट हमारे यहाँ पे चलते थे उन्हीं में से सबसे ज्यादा हमारा इन्फ्लुएंस हुआ है। क्लियर है? तो जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि 60% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डेट इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो
तो मेजर कंट्रीब्यूटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा भाग अगर हम बोलेंगे तो कहां से लिया गया है, हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें भी आप एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 पार्ट है, एक है स्ट्रक्चरल, एक है पॉलिटिकल और एक है फिलोसफिकल। ठीक है, तो फिलोसफिकल जो पार्ट है वो हमने लिया है यूएस और आयरलैंड से। तो फिलोसफी क्या होती है, पैराडाइम क्या होता है, जो आपकी फिलोसफी आपको जीने का तरीका है, तो वो आपकी फिलोसफी है। ठीक है, तो फिलोसफिकल तौर पे क्या है, मतलब हमारे सिटीजन्स को क्या अवेलेबल होना चाहिए, उनके पास क्या हक होने चाहिए, उनको क्या क्या, हमारे को उनका डेवलपमेंट, एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनानी चाहिए, तो ये हमारी फिलोसफी होनी चाहिए। तो ये फिलोसफिकल जो भी पार्ट है ये हमने लिया है कहां से, यूएस और आयरलैंड से। तो फंडामेंटल राइट जो हैं हमने लिए हैं यूएस से, और आयरलैंड से लिया है हमने डीपीएसपी। क्लियर है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी हमने देखे थे। क्लियर है। सिमिलरली पॉलिटिकल की अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया है वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। क्लियर है, तो हमारा पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो हमने कहां से लिया है कि भैया 2 सदन होंगे, कौन सा सिस्टम होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, पार्लियामेंट्री, तो हमने अडॉप्ट करा पार्लियामेंट्री। तो वो सब हमने कहां लिया है, हमने लिया है ब्रिटेन से। कहां से लिया, ब्रिटेन से। तो अगर पॉलिटिकल पार्ट की बात करेंगे तो हमने लिया है ब्रिटेन से। देन स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, वो अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या करा है, उसको ईजी करने के लिए तो नहीं, मेन पर्पस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बहुत ही रिफाइंड एक्ट था, जो अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे 200, 250, 300 साल से, तो उनका सबसे रिफाइंड पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और उस वक्त तक हमारे देश का करीब जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, वो एक तरीके से तय हो गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी। तो ये सब अडॉप्ट कर लिया हमने एज इट इज फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपन 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, स्ट्रक्चरल, फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल। स्ट्रक्चरल पार्ट हमने लिया है जीओआई 1935 से, फिलोसफिकल पार्ट लिया है हमने हमारे यूएसए और आयरलैंड से, और पॉलिटिकल पार्ट लिया है हमने ब्रिटेन से। तो इसका आंसर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाउ मेनी पार्ट्स वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स कमेंसमेंट इन 1950? तो कितने पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं आफ्टर द कमेंसमेंट? तो मैंने आपको बताया था जब कमेंसमेंट हुआ था तो वी हैड 22 पार्ट्स। कितने पार्ट थे, 22 पार्ट। लेकिन इसमें फिर बाद में ओवरऑल 4 पार्ट दिए, जोड़े गए, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 26। लेकिन आज की तारीख में कितने हैं, 25 पार्ट है। इसका मतलब एक हमने रिपील भी किया है, एक हमने हटा भी दिया है, हटा दिया पार्ट। तो अब हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 25। तो 22 + 4 26 -1 25 पार्ट्स हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से पार्ट हमने ऐड करे हैं, उनका नाम और नंबर। जैसे अपने दोस्तों का नाम और नंबर देते हैं, वैसे आपको पार्ट्स का नाम और नंबर बताना है, कौन सा पार्ट नंबर और कौन सा उसका नाम। फिर उसके बाद आपको बताना है कौन सा आपने रिपील करा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पार्ट्स वर एडेड, कितने पार्ट ऐड हुए हैं, 4 पार्ट ऐड हुए। ये नहीं बोल रहा है कि कितने पार्ट हैं या एग्जिस्टिंग पार्ट कितने हैं, ये बोला कितने ऐड हुए। तो ऐड कितने हुए हमारे, 4। 3 मत कर देना इसको, क्योंकि 3 ऐड दिख रहा, 3 ही एडिशन, लेकिन एक सब्ट्रैक्शन भी है। एक्चुअली हमने 4 ऐड करें, एक हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हाट डज स्पेशल मेजॉरिटी मीन? अब ये तो सबको आता ही होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल एकदम फ्लो में कर रहा हूं, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, क्योंकि बड़ी अटर स्टूपिडिटी है कि अपन बीच में रुके, 10 सेकंड मैं भी रुकूं, 30 सेकंड मैं भी रुकूं। आप पॉज कर सकते हैं, आपको आंसर अगर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आप पॉज करें, फिर आपको कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा कि मैं 10 सेकंड रखूं। हालांकि लोग ऐसे ही करते हैं, बट आई डाउट दिस इज द राइट अप्रोच। मैं एक फ्लो में कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके भी कर सकते हैं। सो व्हाट डज स्पेशल मेजॉरिटी मीन? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बिल्कुल सही बात है। स्पेशल मेजॉरिटी में ये आता है 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी लोग हैं उसके 2/3 लोग प्रेजेंट वोट करने चाहिए। देन मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये भी बिल्कुल बात है। स्पेशल मेजॉरिटी की 2 चीजें हैं, एक तो आपको 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग का वो चाहिए, और 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का भी आपको वोट चाहिए। तो अगर मेरे हाउस में 745 लोग हैं, तो 2/3, अब इसमें से सपोज करो आपके मौजूद हैं 480 लोग, मौजूद कितने हैं, 480 लोग। तो 480 इंटू 2/3, यानी कि आपको एक चीज तो चाहिए 320 वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3, और एक चाहिए 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस।
टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितना है 545, तो इसका 50% कितना हो गया 270, 272, 273 लोग। तो एक दूसरी आपको ये चाहिए, क्लियर है। अगर ये अटेन होगी तो ऑटोमेटिकली ये तो अटेन हो ही गई, क्लियर है बात। तो आपको ये देखना है कि आपके हाउस में कितने लोग अवेलेबल हैं, उनका 2/3, और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितना है उसका 50%, मोर देन 50% लोग आपके फेवर में वोट करेंगे, तो उसे बोला जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, क्लियर है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ये तो कोई काम की बात नहीं है, नन ऑफ दीज, ये काम की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको ये सिचुएशन भी चाहिए, आपको ये सिचुएशन भी चाहिए। सिर्फ ए सही नहीं है, सिर्फ बी सही नहीं है, ए और बी दोनों सही है। तो अगर मेरा ऑप्शन होता ए एंड बी तो मैं उसको सही कर सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, उसका जवाब भी फिर ढंग से ही देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978, 72 अमेंडमेंट 1992, 74th अमेंडमेंट 1992। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, आपको बुद्धि में होना चाहिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि बल्कि होना चाहिए, मतलब उस अमेंडमेंट में काफी सारे चेंजेस आए गए होंगे, तभी तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ऐसा तो है नहीं एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, साइड में एक छोटी किताब और दे दी, ये लो आपकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि ऐसा अमेंडमेंट जिसमें बहुत सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए गए होंगे। तो ऐसा उथल पुथल हुआ था हमारे 1975 में। ऐसी उथल पुथल मैंने जैसे आपको अभी भी बताया था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगा दी थी इमरजेंसी ऑन दी अकाउंट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी 1975, और बाकी बहुत सारे जो अपोजिशन नेता थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काफी सारी छेड़छाड़ हुई। तो अराउंड 40+ चेंजेस लाए गए विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 40 अमेंडमेंट लाए गए विद द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतने सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए। हाँ, बहुत सारे चेंजेस ऐसे थे जो सही नहीं थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं, बट क्योंकि पार्लियामेंट हैज द पावर टू रीडू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फेरबदल करने की, तो इंदिरा गांधी ने उस पावर का मिसयूज किया और इतने सारे चेंजेस करे। हाउएवर विद द लेटर अमेंडमेंट इन 1978, जिसके बाद 44th अमेंडमेंट आया विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई, इन्होंने काफी सारे जो चेंजेस थे उनको वापस रिवर्स कर दिया, क्लियर है बात। बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड इन फ्लेक्सिबल ब्लेंड ऑफ बोथ। अभी इतना बहुत अच्छे से डिटेल में वाइल ब्रीफिंग मैंने आपको समझाया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड ऑल्सो, इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो इतना इजीली नहीं, बल्कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, जो भी हमने आगे पढ़ी थी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। और काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं, फेडरल फीचर्स जो हैं, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ रेटिफिकेशन फ्रॉम दी स्टेट्स भी चाहिए। जो बाकी की स्टेट्स है हमारे देश की, उनसे भी मंजूरी चाहिए, तभी जाके वो अमेंड हो सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये एकदम रिजिड वाली बात हो गई। तो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, इसका मतलब ब्लेंड ऑफ बोथ है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। जिस क्वेश्चन में ज्यादा फालतू टाइम नहीं देना, फटाफट उसको करेंगे क्लियर, क्योंकि ज्यादा टाइम देना नहीं है। एग्जाम में भी आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं कि आप सोच लो, आप खाना वाना खा लो, आप बैठ जाओ, याद कर लो, इतना समय नहीं मिलेगा आपको। फटाफट ऑन टिप्स होना चाहिए, क्लियर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, आपको ये बताना है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। इन दोनों स्टेट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन पार्लियामेंट एज इन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि एक बात तो तय होगी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन पार्लियामेंट है। सॉवरेन पार्लियामेंट है मतलब उनका कोई बाप नहीं है, उनका कोई बाप नहीं है, मतलब उनका मन करेगा जो वो करेंगे। पार्लियामेंट ने जो तय किया उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है।
तो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी दैट कांट बी पुट एट जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब पार्लियामेंट हो गई सॉवरेन, इसका मतलब पार्लियामेंट हो गई सॉवरेन। वेयर इज इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, क्योंकि वी हैव द फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारा जुडिशियल रिव्यू है। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, और ये स्ट्रांगली कम आउट हुआ आफ्टर दी केशवानंदा भारती केस, जहां बोल दिया गया कि भैया ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है दैट इज फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिसके ऊपर नजर नहीं है या जिसको वॉइड घोषित नहीं किया जा सकता। सॉवरेन वही है ना जो अपनी मर्जी होगी वो कर सकता है, तो यहां पे हमारी पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। वी हैव द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हेंस वी आर नॉट सॉवरेन। तो पॉइंट नंबर ए इज टोटली करेक्ट, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन लाइक द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है? इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, इलेक्टेड हेड, बिल्कुल सही बात है। हमारे जो हेड हैं दोनों, रियल हेड, नॉमिनल हेड, कैसे चुने जाते हैं? चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड होके होते हैं। रिपब्लिक लोगों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन चुने तो लोगों के द्वारा ही जाते हैं। तो इसलिए ये इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, हेड ऑफ आवर स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2, नन। तो इसका आंसर हो गया स्टेटमेंट 1 एंड 2। क्या होना चाहिए सही जवाब? स्टेटमेंट 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ो। मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज प्रोवाइडेड बाय फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन तय करेगा? हमारा फंडामेंटल राइट हमारे को अवेलेबल कराता है। वहीं पे अगर हम डीपीएसपी की बात करेंगे तो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है हमारे को? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे को अवेलेबल होती है वाया DPSP. So the main purpose of including directive principle of state policy in the constitution is to establish idea of political democracy, wrong, idea of social democracy, right, idea of economical democracy, right. So the answer would be A, B, C, B and C, B and C. Answer क्या हो जाएगा? B and C. Option B and option C both are correct. Both should be correct, मतलब both included should be correct. Individually correct नहीं है, दोनों के दोनों ही provide करे जाते हैं। Next question. Our constitution has established parliamentary system of government at simple. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द ब्रिटेन वेस्टमिंस्टर मॉडल, दैट इज अवेलेबल एट द सेंट्रल लेवल और द स्टेट लेवल और एट बोथ द लेवल्स। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैंने आपको सबसे मेन फीचर बताया था, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। तो ये जो चीज है ये हमारे सेंटर पे भी है और ये हमारे स्टेट पे भी है, ठीक है ना। तो जो भी एग्जीक्यूटिव है, बी इट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दी सीएम, बी इट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दी प्राइम मिनिस्टर एट दी सेंटर, तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों के दोनों एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू दी सदन, टू दी लेजिस्लेचर। वो लोकसभा को हैं, ये लोग हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फीचर दोनों जगह फॉलो हो रहा है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड एट बोथ दी लेवल्स। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। इंडियन जुडिशरी एज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। इसमें एक ऑप्शन मेरे को लगता है मिसिंग है, बट फिर भी मैं आपको पहले समझाता हूं तो आपको समझ ही आ जाएगा। सो इंडियन जुडिशरी सिस्टम मैंने आपको बताया एक पिरामिड फॉर्म है, हमारा पिरामिड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है। तो इट इज एन इंटीग्रेटेड राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। देन यू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से आजाद है, किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। और तीसरा सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जो लॉ का प्रोसीजर है बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल वही फॉलो होता है हर कोर्ट में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वो स्टेट लॉज पे भी डिसीजन लेंगी, वो सेंट्रल लॉज पे भी डिसीजन लेंगी। तो जो सिस्टम फॉलो हो रहा है वो पूरा सेम हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
वहीं पे यूएस में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग सिस्टम है। अगर सेंट्रल लॉज की बात होगी तो फेडरल कोर्ट डिसाइड करेगी, अगर स्टेट लॉज की बात होगी तो स्टेट कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भसड़ नहीं है, यानी कि हमारा ये भी अलाउड है। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या हैं, इज अ पार्ट ऑफ आर और इज आर दी फीचर्स ऑफ आर जुडिशरी सिस्टम। क्लियर है? इंडियन सो सॉरी फॉर द स्लाइट डिस्टर्बेंस इन द वीडियो, पावर कट हो गई थी, इस वजह से वीडियो को बीच में रोक दिया गया है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो। तो हम पहुंच चुके थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, ये इस क्वेश्चन पे हम आ गए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। अब होता क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वैसे आप सबको आई गेस आता होगा। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, हम लॉ को कभी भी एग्जामिन नहीं करेंगे, जो लॉ बन चुका है और अगर वो ऐसा का ऐसा हो रहा है, ऐसा का ऐसा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जो भी उस लॉ के प्रावधान है वो भी इसी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो सपोज करो खून करने की सजा है फांसी, खून करने की सजा है फांसी, ठीक है। अब खून चाहे किसी ने भी किया हो, खून किसी ने मजबूरी में किया हो, किसी ने मजाक में किया हो, किसी से गलती से हो गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ है खून करने की सजा है फांसी, तो ये लॉ बिल्कुल जस्ट है और इसको आपको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, लकीर के फकीर। तो ये हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर है बात? वहीं पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि हम ये देखेंगे कि जो लॉ बना हुआ है क्या वो रीजनेबल है, क्या वो फेयर एंड जस्ट है, ये हमें देखना पड़ता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। और इस तरीके का प्रोसेस होता है यूएसए में। कहां पे फॉलो होता है? यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, लेकिन हमारी कंट्री में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। हाउएवर विद द मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस और उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट केसेस हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस डाला है कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो लॉ है क्या उस सर्कमस्टांसेस में जस्ट है, रेशनल है, या ये सिर्फ हम एक लकीर का फकीर मान के ही हम जीवन बिताते रहेंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाले के सर्कमस्टांसेस क्या आते हैं, सामने वाले की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस वजह से ये कानून हुआ, किस वजह से ये अपराध हुआ है, या लॉ टूटा है या लॉ फॉलो हुआ है, एनी विच वेज। कुल मिला के हमें लॉ को भी एग्जामिन करना है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। वेयर एज वाइल टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आप लॉ को एग्जामिन नहीं करोगे, लॉ में जो जैसा है वैसा का वैसा ही वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है? सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फॉलोड इन यूएसए एंड हमारी कंट्री की अगर बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो पीईबीएल दिया गया है, लेकिन विद मेनका गांधी एंड सब्सिक्वेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस लॉ को भी एम्फेसिस देती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किसको देता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को मान्यता देता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो अगर जवाब ढूंढेंगे तो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर है बात? सो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर नंबर बी। मूविंग अहेड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन बाय। अब हमें ये बताना, यही क्वेश्चन उसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यहां पे आंसर आ गया इसका, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोसेस हमने अडॉप्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो क्लियर हो गया। ये हमने कहां से उठाया, कहां से कॉपी पेस्ट कराया, कहां से हमने देख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? सो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसका जवाब देना है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, नो लॉजिक, नो ब्रेन्स नीडेड, सिर्फ आपको याद करना है। तो याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है। जापानीज लोग थोड़े से स्ट्रक्चर्ड लोग हैं, सिस्टम से काम करते हैं, तो वही प्रोसीजर आप मान लीजिए कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लकीर के फकीर, जो जैसा लिखा गया है उसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में, सूतो न्योची। ठीक है, मूविंग अहेड, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड स्ट्रक्चरल पार्ट इज टेकन फ्रॉम यूएसए एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है हमारे को कि जो फिलोसॉफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and the structural part is adopted from the USA and the Irish Constitution। तो इसका जवाब वैसे हम पढ़ चुके हैं, पहले वाला क्वेश्चन आ चुका है, अभी हमारा रिसेंटली जो हमने पढ़े थे उसमें आ चुका है ये, फिर भी हम देख लेते हैं।
तो ये आपको बात सही है, ये आपको पता है कि ये गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने लिया है जीओआई एक्ट 1935 से। पॉलिटिकल पार्ट जो है हमने वो लिया है हमने ब्रिटेन से, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। फिर फिलोसॉफिकल पार्ट है जो हमारी बात करता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की, ये हमने लिया है यूएसए एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी कहां से लिए थे हमने? आयरलैंड से। यूएसए कहां से लिए हमने? फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हमने? बिल ऑफ राइट्स कहां से? यूएसए से। बिल ऑफ राइट्स से लिए हमने। क्लियर है? तो फिलोसॉफिकल जो पार्ट है दैट इज टेकन फ्रॉम यूएसए। इसका मतलब ये फिलोसॉफिकल पार्ट कहां से आया है? यूएसए और आयरिश से। और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इसमें क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। स्ट्रक्चरल पार्ट हमारे को बोला यूएसए से, नहीं ये गलत है। हमने स्ट्रक्चर लिया है जीओआई एक्ट 1935 से, जो एक्सटेंसिव हमारा पहले ब्रिटिश राज के टाइम में जो हमारा एक्ट चलता था। और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएस एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से हमने लिया है। फंडामेंटल राइट्स लिए हमने यूएसए से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या है? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये मत करके आ जाना स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट। एक्चुअल में देखा जाए स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? यूएसए से लिया है हमने फिलोसॉफिकल पार्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्ट्रक्चरल पार्ट लिया है हमने जीओआई एक्ट 1935 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन वी आर नॉट टेकिंग ब्रेक इन दी क्वेश्चन एंड आंसर गैप, कि क्वेश्चन के बाद हम 10-20 सेकंड का गैप लेंगे फिर आप आंसर देंगे। इतना धीरे हम नहीं चल रहे। आप लोग पॉज करके, अगर आपको टाइम चाहिए टू रीड द क्वेश्चन, टू रिमेंबर द क्वेश्चन, रिमेंबर द आंसर, तो उसको पॉज करें, फिर आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको रुक के पढ़ाऊं कि भैया 10 सेकंड का गैप ले लो और उसके बाद मैं आपको जवाब दूं। तो आप पॉज कर लीजिए, अपन इसको एक बार में ही करेंगे। सो द स्टेट गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं? तो दो, तो इसका ये क्या ध्यान रखना आपको कि 22 पार्ट थे व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आज की तारीख में कितने हैं? 25 पार्ट है। हमने 4 पार्ट ऐड करे और एक पार्ट रिपील कर दिया, तो 22 + 4 26 -1 25 पार्ट्स आज की तारीख में। ये एक क्वेश्चन। इसके साथ साथ जब भी कोई क्वेश्चन किसी से रिलेटेड हो तो उससे 2-3 क्वेश्चन जो भी हो उसको वापस दिमाग में रिवाइज कर लो, ताकि आपको कभी कोई गलती होएगी नहीं। तो जैसे ही पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बातें हो सकती हैं वो मैंने दिमाग में रिवाइज कर ली, तो जिससे मेरा पार्ट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। ठीक है। सो 5-6 स्टेट गवर्नमेंट की जो बात है वो कहां पे है? स्टेट गवर्नमेंट की जो बात है वो कहां पे है? तो एक बार हम पार्ट गिनना चालू कर देते हैं। ये आपको याद होने चाहिए जो भी पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है। शुरू के 10 पार्ट जो है वो तो आपको स्पेसिफिकली याद होने चाहिए, और बाकी जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप याद कर लीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 1 की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है। पार्ट 2 की अगर हम बात करेंगे सो दैट डील्स विथ सिटीजनशिप। ठीक है। पार्ट 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे डील करता है? ये डील करता है फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये बात करता है डीपीएसपी की। पार्ट 4A की बात करेंगे तो ये करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। वैसे तो 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्योंकि हमने बीच में इनकलकेट किया है आफ्टर दी कॉन्स्टिट्यूशन विथ विच अमेंडमेंट, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से अमेंडमेंट के साथ फंडामेंटल ड्यूटी को हमने इंसर्ट किया है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। एंड देन पार्ट 5th इज यूनियन गवर्नमेंट, एंड देन पार्ट 6th इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो कौन से पार्ट में आई स्टेट गवर्नमेंट? पार्ट 6 में है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 रन, छक्का। ठीक है। तो पार्ट 6 डील्स विद दी स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य की सरकारों की बात कहां कर रही है? पार्ट 6। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हुई, तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, जो जो चीजें दिमाग में आती है वो हम याद कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बात है ये इनिशियली नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हमने बाद में इंसर्ट किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 97th अमेंडमेंट 2011 से हमने इसको इंसर्ट किया है एज अ फंडामेंटल राइट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आया बाद में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? और इसको कौन से पार्ट में हमने डाला है? इसको हमने डाला है पार्ट 9B। पार्ट 9 इज पंचायत, पार्ट 9A इज म्युनिसिपल,
एंड पार्ट 9B इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये उन पार्ट में से हैं जो पार्ट हमने ऐड करे हैं विथ लेटर इफेक्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने के बाद, जब तक हमारा आज़ादी के बाद से जो पीरियड है उस दरमियान हमने इसको ऐड किया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकेम अ फंडामेंटल राइट इन 97 अमेंडमेंट 2011। इससे पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था। और कौन से पार्ट में इसको ऐड किया गया था? इसको ऐड किया गया है 9B पार्ट में। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ओरिजिनली। लो, ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ देम इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ओरिजिनली। लेकिन मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन विच ऑफ देम वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। ठीक है? सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन शुरू से ही है, सेक्युलरिज्म शुरू से ही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इलाज, फंडामेंटल राइट्स आर दी गारंटीड राइट्स। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो होंगी, आर्टिकल 32 तो था ही। क्लियर है? सो दिस वाज द ओरिजिनल। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बिल्कुल हमारे शुरू से मौजूद है। तो अब बचा क्या? चौथा ऑप्शन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दी 97th अमेंडमेंट 2011। इसको हमने एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करना चालू किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ देम वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट ओरिजिनली? राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये पहले नहीं था, ये विद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसको इंसर्ट किया है। मूविंग एड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेड एज द बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। तो बुलवर्क इज बेसिकली दी प्रोटेक्शन वॉल। ठीक है ना? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे लॉस को, ये हमें ध्यान देना है। क्लियर है? तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तीनों चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ ही मौजूद है। ये तो इटसेल्फ ही मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये तो। अब बचा क्या हमारा? इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन को प्रोटेक्ट करती हैं एक वॉल की तरह। क्लियर है? बुलवर्क की तरह एक्ट करती हैं। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मशीनरी है, जो स्टेट मशीनरी है, उसको इजीली प्रोसेस होता जाए, इसको ले डाउन करने की हेल्प करती है हमारे को ये वाली बॉडीज। तो इलेक्शन कमीशन हमारी जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराती है। अब इलेक्शन का प्रोसीजर दे रखा है, इलेक्शन किस किस का होगा ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, लेकिन इसको हेल्पिंग बॉडी कौन सी है, इसको सपोर्टिंग बॉडी कौन सी है? तो वो है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। सीएजी जो पब्लिक फाइनेंस जो भी है, जो भी सरकार के फाइनेंस है, उनको ऑडिट करती है, उन पे देखरेख रखती है, दैट इज सीएजी। यूपीएससी जो एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन करती है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके यूपीएससी वाले लोग हो गए। ठीक है? तो ये सब बॉडीज हैं, ये जो सिस्टम आपका पूरा बना रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने, उसको बुलवर्क, उसको सपोर्ट करने का काम करती हैं ये वाली बॉडीज। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर डी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी एंड यूपीएससी। तो दीज एक्ट एज दी बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मेरे हिसाब से नींद से भी कोई पूछ ले आपको तो आपको आ जाना चाहिए। कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है? तो इसमें पहली बात सबसे जो बीमारी लग सकती है, तो प्रेसिडेंट एक लग सकती है कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, क्योंकि तो उसका काम क्या है? हम ये मान सकते हैं कि उसका काम है कि गारंटी देना या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। बट ऑब्वियसली बात है कि यार एक आदमी 150 करोड़ लोगों के समाधान तो निकाल नहीं सकता, तो इसलिए हमारे को एक बॉडी की जरूरत है। तो बॉडी की जरूरत है, यानी कि वो होगी सुप्रीम कोर्ट। कौन सी बॉडी? सुप्रीम कोर्ट। और हमने सुप्रीम कोर्ट की जब तारीफ हमने पढ़ी है इतने टाइम से, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने जाना ही है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन सुप्रीम कोर्ट इज टर्म्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, ये भी तय कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। आप तय तो कर लीजिए, लेकिन अगर उसमें कुछ फेरबदल करने हैं या उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जानना है, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना है, एग्जामिन करना है किसी लॉ को, तो वो कौन करेगा? जुडिशियल रिव्यू करना है तो वो कौन करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। किसी को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, वायोलेट हो रहे, तो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। क्लियर है? जहां वो हाई कोर्ट के पास भी जाता है, वापिस जाएगा, जहां वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज दी प्राइम बॉडी टू गेट रेमेडीज। ठीक है ना? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब हुआ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट अगर आपके वायोलेट होंगे तो आप कहां जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर नंबर
सी, सुप्रीम कोर्ट इज इसका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इनमें से कौन सी इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो तीन टाइप की इमरजेंसी होती है हमारे यहाँ पे, 352, 356, 360। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। इस तीन टाइप की इमरजेंसी में कौन सी इमरजेंसी को हम कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? तो इसमें क्या है, वैसे तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो समझा देता हूं। आपको ये लगेगा कि नेशनल इमरजेंसी हो सकती है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी एक नेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो कॉज है वो ये नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहेंगे। नेशनल इमरजेंसी कब हो सकती है? जब कोई भी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो, ऐसा कुछ हो तो हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। क्लियर है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब कोई भी आर्थिक आपदा आएगी तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, ये हो सकती है, जो कि कोरोना के टाइम में लगाने की उम्मीद थी या पॉसिबिलिटीज बन रही थी, बट थैंकफुली ऐसी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं। फिर आती है हमारी एक स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी हमारी वो है जो लगाई जा सकती है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, जब कोई भी स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव करे। जब कोई भी स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव करे, यानी जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान में लेआउट किया है प्रोसीजर, उसको ढंग से फॉलो नहीं करे, एज सेड काम नहीं करे, जैसा उसमें उपस्थित दिया गया है उस तरीके से काम नहीं करे, तो उसको बोलेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉज इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की। कॉन्स्टिट्यूशन की पालना नहीं हो रही तो गवर्नर जो भी किसी भी स्टेट का होगा वो डायरेक्ट बोलेगा प्रेसिडेंट को कि सर ये जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव नहीं कर रही, आप कृपया करके प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी यहां पे लगा दीजिए। क्लियर है? और ये काफी बार लगती भी है हमारे देश में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किसको बोला जाएगा? स्टेट इमरजेंसी को बोला जाएगा। बुद्धि लगाओगे बहुत, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, बाकी ऐसे रटोगे तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो जाए। इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स, ये भी हमने सेक्युलर पढ़ा था जब हमने पढ़ लिया था। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? एक्चुअल में सेक्युलरिज्म इज व्हाट? सेक्युलरिज्म इज डाइवोर्स फ्रॉम द रिलीजन। हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, हमारी नजर में कोई रिलीजन नहीं है, ये स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, ये हमारा सेक्युलरिज्म होता है, हमारा नहीं, मतलब सेक्युलर का मीनिंग होता है। बट इंडियंस हैव टेकन दी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हम सारे धर्म को मानते हैं, सारे धर्म संभव हैं, हम सारे धर्म को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। क्लियर है? सो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या हो गया? कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये तो नहीं है, ये तो एक्चुअल सेक्युलरिज्म है। बट व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। सारे रिलीजन को बराबर अहमियत दोगे, रिस्पेक्ट करोगे और उनको प्रोटेक्ट करोगे, और उनको प्रमोट अगर करना है, प्रमोट नहीं करेगी सरकार, पर उसको आप अगर कोई प्रमोट प्रोफेस कर रहा है कोई लोग, तो उनको कोई रोक टोक भी नहीं करेगी सरकार। क्लियर है? सबको म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन आपको मिलेगी। क्लियर है? और इवन सरकार पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्राएं या कोई हज यात्रा किसी की होती है तो उसमें सपोर्ट भी करती है हर किसी धर्म की। जो पिलग्रिमेज एक्टिविटीज होती है उनमें सरकार अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन भी देती है। क्लियर है? सो प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी और कमीशन? ये बताना है आपको। फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो इसमें वापस फंडामेंटल ड्यूटी की सारी बातें याद कर लो। फंडामेंटल ड्यूटी इज मेंशन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस इट हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड ओरिजिनली, क्योंकि ये जो ए लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट के तौर पे ऐड की है। तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। इट वाज नॉट ओरिजिनली incorporated in the constitution, however it was incorporated in 1976 with constitutional amendment 42nd, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जब इंदिरा गांधी मैडम का इमरजेंसी वाला जो भी अफेयर हुआ था, जो भी गलत काम हुए थे, जो भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाली थी देश पे, मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मिस यूज ऑफ पावर का यूज करके, तो उस दरमियान, इमरजेंसी के दरमियान 1976 में एट द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी,
स्वर्ण सिंह साहब के कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनिशियली चालू हुए थे जब फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर विद 1976 अमेंडमेंट इट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कमिटी विच रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज वाज स्वर्ण सिंह कमिटी। क्लियर है? तो ये भी हो गई बात। नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब उसी से कनेक्टेड नेशनल इमरजेंसी जो है, इंदिरा गांधी मैडम ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी जी ने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई थी ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या बताई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो देखो अच्छी चीज है समझना। वैसे आप क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अगर आप आंसर याद करोगे रटोगे तो 2 सेकंड में आ जाएगा, पर इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी समझो, रेशनल भी समझो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो लगाई थी वो लगाई थी ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्प्लाइड और कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया था कि कोई भी अगर लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, या एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाता है, या अंदर का माहौल ही खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। और इसी चीज का मिसयूज करके, मिसयूज करा या क्या यूज करा, प्रॉपर यूज करा 1975 में मैं तो मौजूद था नहीं, तो मैं उस पर कमेंट करूंगा नहीं कि भैया इन्होंने ये करा था, बट फिर भी हाँ जहां तक मेरी समझ कहती है दिस वाज नॉट द राइट स्टेप। मिसयूज करके इंदिरा गांधी जी ने 1975 में क्या लगाई? नेशनल इमरजेंसी लगाई ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट विद लेटर इफेक्ट्स इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही बड़ा वेग टर्म हो गया। आप क्लियर नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है कि हमने हमारे माहौल हो गया, हमने किसी मंत्री को चांटा मार दिया तो ये भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपस में 2 धर्म लड़ गए ये भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, मीडिया पे आके एक धर्म ने एक दूसरे को गाली दे दी तो ये भी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वेग टर्म है, एक पूरा वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, तो इस वजह से इसका मिसयूज हो सकता है और इसी वजह से इसका मिसयूज हुआ भी। क्लियर है बात? तो इसलिए क्या किया गया, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने क्या बाद में क्या कन्वर्ट कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन। जब तक आपके पास हथियार लेके आप कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं तब तक उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं माना जाएगा। तो हथियार लेके अगर आप कोई उत्पाद मचा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं देश की बाउंड्री के अंदर, तो वो आर्म्ड रिबेलियन की कैटेगरी में आएगा और फिर आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो जो पहले की बात थी वो थी वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन बाद में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के शब्द को बदल के क्या कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। तो मैं जो आज खड़ा हूं, अगर आज की बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा? नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो किसके तौर पे नहीं करी जा सकती? कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो आंसर नंबर डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के तौर पे आप नेशनल इमरजेंसी आज की तारीख में नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिकली आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? पार्लियामेंट कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है, वाक्य है, वो पूरी तरीके से सत्य है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ सॉवरेन बॉडी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एस्पेक्ट है। तो जुडिशियल रिव्यू है तो सरकार जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर वो कोई भी कानून बनानी है दैट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, उसको वॉइड, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। हेंस इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्लियर? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ सॉवरेन बॉडी, इस पे भी हम लेटर आते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता, क्योंकि आप इंग्लैंड में तो रहते नहीं हो कि आपको पता होगी इंग्लैंड सॉवरेन है या नहीं है, ठीक है ना, पर फिर भी थोड़ी बहुत अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, क्योंकि हमारे रूलर्स थे तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट फिर भी ठीक है, हम दूसरे तरीके से एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। अब कई लोग हो सकता है इसको टिक कर दे भैया, ठीक है ना, कि भाई सही बात है, नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। रियल एग्जीक्यूटिव हेड, डी फैक्टो जो हेड है हमारा, वो है हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। जो हमारा पावरफुल आदमी वो कौन है? वो है हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर है हमारा डी फैक्टो हेड, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉमिनल है, डी और हेड है, जो नाम का हेड है, वो कौन है? वो है हमारा प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इंडिया बीट इंग्लैंड इन दी फाइनल्स ऑफ 1983 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ये मैंने टाइम पास के लिए ऐसा पॉइंट डाल दिया। इंडिया बीट इंग्लैंड इन 1980 वर्ल्ड कप, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। खैर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे आ जाओ। पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ सॉवरेन बॉडी, बिल्कुल यही सही जवाब है। पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ सॉवरेन बॉडी, यहाँ पे हमारे को जवाब मिल गया। जिन बच्चों को दूसरे सेंटेंस पे मिल गया जवाब,
वो आगे बढ़ सकते हैं, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉवरेन बॉडी यानी कि क्या हो गया, यहां पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है इंग्लैंड में, जो लॉ बन गया वो लॉ बन गया। ठीक है, लॉ को घोषित मतलब वॉइड घोषित नहीं कर सकती हमारे जुडिशियल रिव्यू यहाँ की इंग्लैंड की कोर्ट्स। क्लियर है? हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? इसको मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, आंसर है इसका 8। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं यहाँ शुरू से लेकर। 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा देश था जहां से हमने डीपीएसपी लिया? तो इसको भी हम ये जो सीरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर के, उसमें 2-3 बार हम बक चुके हैं इसको। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो फिलोसफिकल पार्ट लिया है हमने यूएसए और आयरलैंड से, जिसमें फंडामेंटल राइट लिए हमने यूएसए से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हमने आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। तो आंसर नंबर बी क्या है? आयरलैंड। डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी का मेन काम क्या है? टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, टू क्रिएट द वेलफेयर सोसाइटी, एंड दीज आर द मेयर गाइडलाइंस ऑन द स्टेट which needs to be incorporated or which needs to be or which should be adopted while framing the policies. However, किसी भी प्रकार का कोई जुडिशियल एस्पेक्ट नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, या कोई भी जस्टिसिएबल गारंटीड इफेक्ट नहीं है टू डीपीएसपी, whereas fundamental right are justiciable, can be challenged in the court of law if violated. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms best explain the role of Supreme Court as per the Constitution of India? इनमें से कौन सा रोल है सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बढ़िया बताया जाता है, या मतलब क्या क्या रोल सुप्रीम कोर्ट प्ले करती है? सो गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो बना दिया, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये कौन देगा? कहाँ फॉलो होना चाहिए, ये कौन गारंटी देगा? या कौन किसी भी प्लेंटिफ को कोई भी राहत देगा? फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायोलेट हो रहा है तो किसके पास जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो है ही। हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट हमें पता है हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, लोअर कोर्ट्स एट द बॉटम, हायर कोर्ट्स एट द मिडिल, एंड सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स कोर्ट एट द टॉप। फेडरल कोर्ट भी है, फेडरल मैटर जो भी होंगे कहाँ आएंगे? फेडरल कोर्ट हमारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये तीनों के तीनों ही सही है, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो ऑल दीज रोल्स आर बीइंग प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा वाक्य सच है? डीपीएसपी आर अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर कि भैया आप जब भी अपनी पॉलिसी बना रहे हो, इनको मद्देनजर रखते हुए आप बनाएं, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट अचीव कर पाएं। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल सही बात है, अभी भी क्वेश्चन करा था हमने, पार्ट 4A 1976 अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी ओरिजिनली 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तब ये मौजूद नहीं था, ये बाद में 1976 में डाला गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड नोवेल फीचर बाय डॉक्टर अंबेडकर। नहीं साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने नोवेल फीचर बोला था डीपीएसपी को। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट झूठ है या सही है? तो सही तो है पहला, दूसरा, और गलत है तीसरा। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही जवाब सही। द 61st Constitutional Amendment 1988 affected which of the following feature in the Constitution of India? 61st Constitutional Amendment जो 1988 में आया, उससे इन पॉइंट में से किस में कोई फेरबदल आया? कौन से टॉपिक में दिक्कत आई? कौन सा मैटर था जिसको हमने सॉल्व किया? तो वोटिंग एज, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, सेक्युलर स्पिरिट, नन ऑफ द अबव। टिक नहीं मानना। तो इसका आंसर है वोटिंग एज। वोटिंग एज जो थी हमारी पहले हुआ करती थी 21 वर्ष, अब हो गई हमारी 18 वर्ष। ठीक है, तो ये जो 61वां अमेंडमेंट आया 1988 है, इससे क्या हुआ? हम जल्दी से बड़े हो गए। हम पहले 21 साल में जाते थे वोट देने, अब हम 18 साल में जाने लग गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पीछे अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखोगे, यानी कि 18 साल में हमारी बुद्धि ग्रो कर गई, हम चुन सकते हैं कि हमारा देश कौन चलाएगा या हमारी स्टेट कौन चलाएगी। तो अगर आप 18 साल
के आसपास हो या उससे बड़े हो और अभी भी बेवकूफ़ हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। क्लियर है? तो 18 साल आपकी एज है, वोटिंग एज है, इसका मतलब आपकी मैच्योरिटी लेवल तब तक आ जानी चाहिए। 18 साल में यू शुड बी सेंसिबल इनफ। जब आपसे स्टेट, देश चलाने की आपको आज्ञा दे रहे हैं तो आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए 18 में कि आप सही आदमी को चूज कर पाओ। क्लियर है बात? सो विद दिस वी एंड ऑल दी क्वेश्चंस ऑन सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई सपोज आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, पूरा एरिया हमने, पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने कवर कर लिया। इससे ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन है नहीं, टॉपिक है नहीं। फिर भी 2-4 क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो उसको पूरा प्रयास करेंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वील कंटिन्यू विद द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादा कुछ प्रीएम्बल में है नहीं, तो छोटा मोटा है पर उसको भी अपन प्रिपेयर कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।